नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी रीतिकालीन, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के क्लास 17 में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 1 से 16 तक की क्लास देख ली थी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ ही साथ प्रेस करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, डिटेल्ड में है आपके लिए। वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कराई गई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हम रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में हम देखेंगे क्या चीज़ है। रीति सिद्ध काव्य धारा में रीति काल के द्वितीय वर्ग के कवियों ने संस्कृत के काव्यांगों मतलब अलंकार, रस, छंद इत्यादि से भली भांति परिचित तो अवश्य थे, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्र की इस रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। बिहारी और सेनापति आदि इसी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बिहारी और सेनापति। ठीक है, और बिहारी की एक रचना है इसी में सतसई, जिसे बिहारी सतसई कहते हैं, और सेनापति की एक रचना है कवित्त रत्नाकर। ठीक है, सेनापति ने क्या किया है कि प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। फिर है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति काल के तृतीय वर्ग के कवि रीति मुक्त कहलाए। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करने या काव्यांगों को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखने की परंपरा से मुक्त होकर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य में निबद्ध किया। रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। इसमें प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि। ये कौन है? रीति मुक्त कवि है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि घनानंद ने जो रचनाएं की हैं उनमें आती है वियोग बेली, सुजान हित। बोधा ने जो रचनाएं की हैं, बोधा ने उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी वो है विरह वारिश और इश्कनामा। आलम ने जो रचनाएं की हैं उनमें प्रमुख हैं आलम केली, और ठाकुर ने जो रचनाएं की हैं उनमें प्रमुख हैं ठाकुर ठसक। ठीक है, घनानंद, सबसे पहले घनानंद के बारे में देख लेते हैं कि घनानंद मतलब किस तरह से इनके बारे में रीतिकालीन में इनका योगदान रहा, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और कवि हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो एक एक करके एक एक कवियों का यहाँ पे डिटेल या कहें कि परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पे है घनानंद रीति मुक्त कवियों में। किसमें? रीति मुक्त कवियों में घनानंद जी का जो नाम है वो प्रमुख है रीति मुक्त कवियों में। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के ये कह सकते हैं कि ये श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में मिलती हैं। इनके ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है रीति काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में, रीति काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। इनके ऊपर ये तथ्य नहीं है, ये हम देख लेते हैं किनके ऊपर, ये देखते हैं हम घनानंद के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, घनानंद के ऊपर जब बात करते हैं तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। और क्या है कि ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशीद हुआ करते थे तथा सुजान नामक वेश्या से ये
प्रेम किया करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में इन्हें देश निकाल दिया गया था। ठीक है। इन्होंने सुजान, बहुत ही फेमस है, इनके ऊपर इन्होंने रचना भी की है। सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया, किंतु उनके द्वारा मना कर देने के कारण इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की है जो अधिकांशतः मुक्तक ही हैं, और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उन रचनाओं में अधिकांशतः इन्होंने सुजान का शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कि सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरी पूजन, दान घटा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इनकी 2 प्रकार की रचनाएं हैं जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार व भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्रायः भक्ति सवयों में तथा दूसरे वर्ग की रचनाएं दोहे चौपाई शैली में रचित है। ठीक है। सौंदर्य चित्रण, रस निरूपण, भाव निरूपण, ये क्या है कि इनके काव्य की क्या है विशेषताएं हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तीनों अपन देख लिए अभी। घनानंद के ऊपर रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। घनानंद उन कवियों में है जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। ठीक है। घनानंद उन कवियों में है जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद की प्रेमिका के बारे में कई सारे सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो कि एक वैश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले की दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में सर्वाधिक किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब बादशाह की अवमानना करने के अपराध पे बादशाह ने इन्हें देश निकाल दिया था, तब इन्होंने सुजान वेश्या से कहा था कि चलो मेरे साथ, तो उसने जाने से मना कर दिया था और उसी वजह से ये थोड़ा सा सैड हो गए थे और इनके अंदर थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इसलिए ये थोड़ा सा सैड वाली जो रचनाएं हैं वो लिखने लगे थे और अपनी रचनाओं में ज़्यादातर जो शब्द है वो सुजान शब्द का प्रयोग करने लगे थे, ताकि उसकी याद में ही ये रचनाएं लगभग लिखा करते थे। वियोग श्रृंगार का प्रधान कवि घनानंद स्वच्छंद का काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः सभी गुण इनकी शैली में मिलते हैं, जैसे भावनात्मक, वक्रता, लाक्षणिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छता इत्यादि। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद को ही माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। तो वियोग श्रृंगार का प्रधान कवि घनानंद को कहा जाता है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इनकी रचना संवत 1706 ईस्वी में की गई थी। अभी तक सेनापति की सिर्फ यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम को भी माना है, अतः वह उपलब्ध नहीं है, मतलब अभी वो उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान दोनों कृतियों को एक रचना ही मानते हैं। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और रामरसाया का वर्णन किया है। इसमें 5 तरंगे और लगभग 394 छंद हैं। कितने? 500
और 394 छंद हैं। ठीक है, किसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति के बारे में। ठीक है, सेनापति का भी नाम बहुत ही फेमस था इस युग के अंतर्गत, और इनके बारे में भी अपन ने ये जो पढ़ा कि इन्होंने कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत इनकी एकमात्र रचना जो है उसमें इन्होंने सभी जो अलंकार हैं, जैसे कि श्लेष हो गया, श्रृंगार हो गया, षट ऋतु हो गया, इत्यादि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इसके अलावा कहा गया है कि जो एक और रचना थी क्या कहते हैं, काव्य कल्पद्रुम, तो उस पर यह कहा गया है कि उसी रचना को कुछ लोगों ने कवित्त रत्नाकर ही माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। खैर, दोनों चीज़ों को अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। फिर आगे चलते हैं। बोधा का असली नाम है बुद्धि सेन। तो ये प्रश्न पूछा गया है, बोधा का असली नाम क्या है? ये पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। तो ये लीजिए, बोधा नाम कहाँ से पड़ा ये भी पता चल गया। खेत सिंह ने उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। बोधा के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान, दंपत्ति विलास, इश्क नामा और माधवानल कामकंदला, जिसे विरह वारिश कहते हैं। ठीक है, विरही सुभान, दंपत्ति विलास जिसे इश्क नामा कहते हैं, और माधवानल कामकंदला जिसे विरह वारिश कहते हैं। तो ये 2 ग्रंथ हैं जो कि बोधा द्वारा लिखे गए हैं। फिर आते हैं बिहारी के बारे में भी बहुत उल्लेख है, क्योंकि ये रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, रीति सिद्ध काव्य धारा के बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि ही हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अपनी इसी कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। यह मुक्तक काव्य में है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों की भी चर्चा होती है कि 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी रचना है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रजभाषा काव्य की एक महान कृति है। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राज कवि थे। बिहारी का जन्म लगभग 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ये जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। अभी जैसे पढ़ा कि इनका ग्वालियर के नज़दीक जन्म हुआ था। बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता का नाम था केशव राय। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत व प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, और बिहारी सतसई में कहीं 719 आता है तो कहीं 713 आता है, पर 713 मैक्सिमम जगह आता है। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। ये भी याद रखिएगा, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान श्रेष्ठ है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीतिगुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर सुंदर दोहे रचे हैं। ठीक है, डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है, और बिहारी जी ने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, भक्ति परक, श्रृंगार परक और नीति परक। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का सार। आज हमने जो भी देखा, बिहारी पर देखा, भूषण पर देखा, और रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा पर देखा।
तो दोस्तों अगली वीडियो में हम यहाँ पे जो भी कवि हैं, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं लेकर आएंगे, रीतिकालीन के कवि, जिसमें मुक्तक कवि देखेंगे और जो नाटककार हैं जिन्होंने नाटक रचे हैं रीतिकाल में उन पर चर्चा करेंगे। मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देखें, क्योंकि परीक्षा की डेट अब नज़दीक है, सभी परीक्षाओं की डेट धीरे धीरे आ रही हैं। तो तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं जो कि एग्ज़ाम के पहले पहले में भी कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो चलिए अगली वीडियो में आते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।